नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा और वोट फॉर गुड में आपका स्वागत है। आज जैसे यहाँ पहुंचे हैं शहर बठिंडा। बादल परिवार का गढ़ माना जाता है हरसिमरत कौर बादल यहाँ से एमपी, और इसके ठीक बगल में लंबी इलाका यानी बादल परिवार का गढ़ प्रकाश सिंह बादल खुद इस बार चुनावी मैदान में। वहां से वैसे हर बार वो जीते ही आए हैं। 94 साल के, कहें कि इस बार के चुनाव में सबसे उम्रदराज उम्मीदवार प्रकाश सिंह बादल ही है। वैसे पंजाब की सियासत में बाबा बोर्ड किया जानता उन्होंने। इस वक्त हम लोग रोज गार्डन के बाहर मौजूद हैं। तो आज वोट फॉर गुड में हम आपको दिखाएंगे पंजाब का रंग कितना भंगड़ा, यूथ क्या सोचता है चुनावों को लेकर। कंवर गरेवाल साहब जो पंजाब के मशहूर सूफी सिंगर हैं, उनसे मैंने बातचीत की है। वोट को लेकर उन्होंने अपना गाना भी एक रिलीज किया है, लेकिन मुद्दे क्या है, क्या इश्यूज होने चाहिए, उसको लेकर भी उन्होंने अपनी राय रखी है। वो आपको दिखाएंगे। और साथ ही साथ कल बहुत अहम दिन, दूसरे चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश का, गोवा और उत्तराखंड में वोट डाले जाने हैं। सारी हलचलें वोट फॉर गुड में। कल है 14 फरवरी, यानी कि उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का चुनाव कल होगा। मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 9 जिले 55 सीटें जहां पर वोट डाले जाने हैं। वैसे पहले और दूसरे चरण में, पहले चरण में जहां जाटलैंड में वोट डाले गए थे, वहीं दूसरे चरण में जिन इलाकों में वोट डाले जाने हैं वो ज्यादातर मुस्लिम बहुल इलाका है। और इन 55 सीटों की अगर हम बात करें और 2017 के चुनावों के नतीजों का जिक्र करें तो सबसे ज्यादा यानी कि 38 सीटें बीजेपी ने जीती थी। दूसरे नंबर पर बसपा और तीसरे पर सपा रही थी। लेकिन इस बार क्या गणित बैठ रहा है वो देखते हैं। यूपी का सियासी रण कौन जीतेगा, इसके लिए कयास लगाए जा रहे हैं। अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में नेताओं का धुआंधार प्रचार भी चल रहा है। मीडिया और सोशल मीडिया पर समर्थकों के पोस्ट भरे पड़े हैं। जीत का आकलन, हार की वजह और अटकलों से माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन नतीजा क्या होगा, ये साफ होने में वक्त है। अभी तो बस वोटिंग की शुरुआत हुई है। 58 सीटों के बाद अब बारी 55 सीटों पर होने वाली वोटिंग की है, जो 14 फरवरी को होगी। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 55 में से 38 सीटें जीती थी, जबकि सपा तब आधे से कम 15 सीटों पर सिमट गई थी। यूपी में इस बार कहा जा रहा है कि सपा और बीजेपी में सीधी टक्कर है, लेकिन कई ऐसी सीटें जहां बीएसपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय बना दिया है। 14 फरवरी को होने वाली वोटिंग में वैसे 9 जिलों के 55 सीटों के प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर की सीट इसमें शामिल है। यहाँ चुनावों के लिए पोलिंग पार्टियां भी रवाना हो चुकी हैं। हालांकि इसमें कई ऐसी सीटें हैं जिस पर सरकार या विपक्ष के बड़े चेहरों की तकदीर दांव पर है। सियासी लिहाज से शह और मात की ये बाजी इन चेहरों के लिए अहम हो जाती है। यूपी सरकार के जिन मंत्रियों का इस चरण में इम्तिहान है, उसमें सबसे बड़ा चेहरा शाहजहांपुर से विधायक और मंत्री सुरेश खन्ना का है। सदर सीट की जंग पर सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी के तनवीर खान से है। बीएसपी ने यहाँ सर्वेश चंद्र पर दांव लगाया है। कल होने वाले ये द्वितीय चरण के जो मतदान होंगे विधानसभा के, उसमें अपने जनपद के कुल 6 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। इसके लिए हमारी सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल है। सभी मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बल तैनात किया गया है इसके मानक के अनुसार। इसके अतिरिक्त जो अन्य जनपदों से पुलिस फोर्स आई है वो भी तैनात की गई है। पर्याप्त मात्रा में सशस्त्र पुलिस बल भी रहेगी। जोनल मजिस्ट्रेट्स ने उनके साथ में पुलिस अधिकारी लगे हुए हैं। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि हर 5-10 मिनट के अंदर हर मतदान केंद्र पे एक मोबाइल पार्टी भी जाए और ये बिल्कुल पूरे अनुशासन के साथ एक उल्लास के वातावरण में हम इस चुनाव को सकुशल संपन्न कराएं। हमारा मतदाता निर्भीक होकर, निडर होकर अपना मतदान करे। 2017 में सुरेश खन्ना 17,000 वोटों से जीते थे। इसके अलावा बरेली जिले की आंवला सीट भी चर्चा में है। यहाँ से मंत्री रहे धर्मपाल सिंह बीजेपी के प्रत्याशी हैं। यहाँ धर्मपाल का मुकाबला समाजवादी पार्टी के राधा कृष्ण शर्मा, बीएसपी के लक्ष्मण प्रसाद और कांग्रेस के ओमवीर यादव से है। बीजेपी के इकलौते सिख मंत्री बलदेव सिंह और औलख भी इस चरण में अपनी अगली पारी की परीक्षा देने उतरेंगे। बलदेव सिंह औलख रामपुर की बिलासपुर सीट से मैदान में है। मुकाबला सपा के अमरजीत सिंह, बसपा के राम अवतार कश्यप और कांग्रेस के संजय कपूर से है। सुदृढ़ पुलिस व्यवस्था की गई है। करीब 700 से ज़्यादा कंपनियां सीएपीएफ के आगमन कर चुके हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर कम से कम आधा सेक्शन सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट रहेगा। सिविल पुलिस, होमगार्ड ये भी प्रत्येक मतदान केंद्र पर रहेंगे। इसके अतिरिक्त आसपास क्यूआरटी
को भी डिप्लॉय किया जा रहा है। स्टैटिक सर्विलांस टीम, फ्लाइंग स्क्वाड अपना कर्तव्यों का निर्वहन पहले से ही कर रही हैं। क्लस्टर मोबाइल भी रहेगी और सेक्टर मोबाइल भी रहेगी। जितने भी वल्नरेबल और क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन हैं वो सभी चिन्हित हैं, उसमें अलग से पुलिस व्यवस्था रहेगी। इसके साथ साथ हम लोग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग ड्रोन कैमरा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ सेंसिटिव एरियाज को वॉच करने के लिए। इसके अलावा संभल के चंदौसी से महिला मंत्री गुलाब देवी भी अपनी किस्मत आजमा रही है। चंदौसी में गुलाब देवी की टक्कर कांग्रेस के मिथिलेश, सपा के विमलेश और बीएसपी के रणविजय सिंह से है। इसके अलावा कई और सीट है जो चर्चा में है। रामपुर से आजम खान मैदान में है। मुकाबला बीजेपी के आकाश सक्सेना, बीएसपी के सदाकत हुसैन और कांग्रेस के नवाब काजिम अली खान से है। स्वार अब्दुल्ला आजम खान सपा से मैदान में है। मुकाबला अपना दल एसके हैदर अली खान और बीएसपी के शंकर पाल से है। अमरोहा सपा के महबूब अली मैदान में है। बीजेपी के राम सिंह सैनी और बीएसपी के नावेद से मुकाबला है। नकुड़ मंत्री रहे और बीजेपी से सपा में आए धर्मवीर सिंह सैनी मैदान में है। मुकाबला बीजेपी के मुकेश चौधरी से है। बहरहाल इन सीटों पर फैसला 14 फरवरी को वोटिंग के साथ हो जाएगा। अगर आप इन इलाकों के हैं तो अपना वोट जरूर डालें, क्योंकि सवाल सरकार के साथ जिम्मेदार नागरिक का भी है। बरेली से अनंत भट्ट की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो दूसरे चरण में रोहिलखंड के इलाके में भी वोट डाले जाने हैं। बरेली और रामपुर के तमाम वो इलाके हैं जहां पर कल मतदान होगा। लेकिन उससे पहले किस तरीके के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, कोरोना से बचाव के लिए पोलिंग पार्टियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, हम आपको दिखाते हैं वही। रोहिलखंड इलाके में दूसरे चरण के लिए चुनाव तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 14 फरवरी को यहां वोट पड़ने हैं। बरेली जिले में 9 विधानसभा सीट आती है, जिनके लिए चुनाव प्रक्रिया पूरी होनी है। इसमें हजारों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। इन कर्मचारियों अधिकारियों के लिए प्रबंधन करना आसान नहीं होता। यही वजह है कि चुनाव केंद्र में कई व्यवस्थाएं अलग से बनानी पड़ती है, ताकि कर्मचारियों में गफलत जैसी स्थिति न हो। बरेली विधानसभा चुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है। तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं और आज का दिन काफी गहमा गहमी भरा है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी ड्यूटी चुनाव के लिए लगी है, जिनको पोलिंग स्टेशंस पर जाना है, वहां पर पूरे मतदान को देखना है। आप मेरे पीछे ये जो नजारा देख रहे हैं, ये बरेली कॉलेज का नजारा है, जहां पर भारी संख्या में इस समय प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, जिले के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हैं, जिनकी ड्यूटी चुनाव मैदान में लगी है, पोलिंग स्टेशंस के लिए लगी है। यहां पर तमाम पोलिंग पार्टियां पहुंची हैं। उनको आवश्यक सामान की जो वितरण है वो उनको किया जा रहा है। उनको ईवीएम्स हैंडओवर की जा रही हैं। इसके अलावा जो चुनाव के लिए अलग अलग सामग्री, चाहे वो इंक हो, चाहे वो अन्य एनवेलप्स हो, वोटर्स की लिस्ट हो, वो तमाम यहाँ पर दी जा रही है। अलग अलग काउंटर्स यहाँ पर दरअसल बनाए गए हैं। ये चुनाव आयोग के लिए सिर्फ निष्पक्षता के लिहाज से ही अहम नहीं है, बल्कि कर्मचारियों की सेहत के लिहाज से भी अहम है। वो इसलिए कि भले ही कोरोना के संक्रमण की रफ्तार कम हो गई हो, कोरोना के रोजाना आने वाले मामले लाख से हजार में पहुंच गए हों, लेकिन इतना तो तय है कि संक्रमण अभी भी फैल रहा है। यही वजह है कि कर्मचारियों की सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। इस बार चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव अधिकारियों को किट मुहैया कराई जा रही है, जो कोरोना के खतरे से बचाएगी। इस बार के चुनाव में एक और खासियत है, क्योंकि ये चुनाव कोरोना काल में हो रहा है, लिहाजा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए यहाँ सावधानियों से जुड़ी सामग्री का भी वितरण किया जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये सैनिटाइजर के बड़े बड़े केन तमाम पोलिंग पार्टियों को दी जा रहे हैं। इसके अलावा ये बॉटल्स दी जा रही हैं, जिसके जरिए वो सैनिटाइजर का स्प्रे करेंगे, और इसके अलावा मास्क का भी वितरण यहाँ पर किया जा रहा है। ये देखिए, इनमें ये भारी संख्या में मास्क यहाँ पे दिए जा रहे हैं, ताकि अगर कोई भी व्यक्ति पोलिंग स्टेशन में आता है बिना मास्क के, तो उसको मास्क पहना दिया जाए। ये देखिए, पूरी किट यहाँ पर ये दी जा रही है, जिसके अंदर सैनिटाइजर भी है, मास्क भी है। इसके अलावा और भी कोरोना की सावधानी से जुड़ा मशीन भी है, जो थर्मल स्कैनिंग की जाती है, उसके लिए मशीन भी यहाँ पर दी जा रही है। इसके अलावा देखिए, शील्ड, फेस शील्ड भी इस किट के अंदर दी जा रही हैं। तो तमाम सावधानियों के बीच कोशिश है चुनाव आयोग की कि चुनाव संपन्न कराया जाए, और पोलिंग पार्टियों को ये सामग्री, जो चुनाव सामग्री है, उसके अलावा इस सामग्री की किट भी दी जा रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में यहाँ 9 की 9 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। एक बार फिर बीजेपी को उम्मीद है कि वो 9 सीट जीतने में कामयाब रहेगी। हालांकि चुनाव की बात करें तो इस बार कोरोना के संक्रमण का साया चुनाव पर मंडरा रहा है।
यही वजह थी कि डिजिटल प्रचार पर चुनाव आयोग ने जोर दिया। हालांकि अब अगले चरण के चुनावों के लिए प्रचार की पाबंदियां कम कर दी गई हैं। हमारे जिले में 3804 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और 239 के करीब सेक्टर्स हम लोगों ने बनाए हैं। इन पोलिंग स्टेशन में संवेदनशील कितनी कैटेगरी में है? कोई संवेदनशील की अब कैटेगरी नहीं, क्रिटिकल बूथ्स हैं 599 है और 32 लोकेशंस हमारी ऐसी हैं, हैमलेट्स हैं ऐसे हैं जो कि हम लोगों ने वल्नरेबल के रूप में चिन्हित किया। बहरहाल रुहेलखंड के इस सबसे बड़े जिले में चुनाव 14 फरवरी को पूरा हो जाएगा। इसके बाद इंतजार नतीजों का होगा। बरेली से अनंत भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज। तो 14 फरवरी को उत्तराखंड की भी 70 सीटों पर मतदान होना है। बीजेपी ने जहां पुष्कर सिंह धामी के चेहरे को आगे किया है, वहीं कांग्रेस की तरफ से हरीश रावत इस वक्त पार्टी को लीड कर रहे हैं और वही मुख्यमंत्री के दावेदार भी और मुख्यमंत्री के चेहरे पर उन्हीं को आगे किया गया। लेकिन हाँ, पंजाब की तरह उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी बड़ा उलटफेर कर सकती है। दिखाते हैं आपको। पोलिंग पार्टियां निकल चुकी हैं, प्रचार का शोर थम गया है। अब बारी है वोटर्स की, जिन्हें अपने सूबे की नई सरकार के लिए वोट करना है। मुकाबला सत्ताधारी भाजपा और कांग्रेस के बीच है, लेकिन इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी भी अपनी जोर आजमाइश कर रही है। उत्तराखंड की 70 सीटों पर तकरीबन 83 लाख वोटर्स 632 प्रत्याशियों में 70 सीट पर विधानसभा भेजेंगे। यही वजह है कि प्रचार को लेकर कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी तीनों ने अपनी पूरी ताकत लगाई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों सत्ता में वापसी चाहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने दांव से बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए सत्ता में रोड़ा बनने का ख्वाब जरूर पाल रही है। उत्तराखंड में 22 की बिसात बताती है कि कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। 2017 में बीजेपी ने 57 सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाई। कांग्रेस केवल 11 सीटों पर सिमट गई थी। बीते 5 बरस की सरकार में बीजेपी यहाँ 3 मुख्यमंत्री बना चुकी है। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत बने, फिर तीरथ सिंह रावत और अब पुष्कर धामी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। हालांकि 2012 वाली कांग्रेस सरकार भी पहले विजय बहुगुणा, फिर हरीश रावत जैसा प्रयोग कर चुकी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, कांग्रेस हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों का आदर करती है, लोकतांत्रिक भावना का आदर करती है और दुल्हन वही जो पिया मन भावे, और चुनाव में वही दुल्हन जो है जो पिया के मन में भारी है, जनता के मन में भारी है। और मैं चाहूंगा जनता के मन में भाने वाला व्यक्ति ही उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बने। उत्तराखंड में पलायन बड़ा मुद्दा रहा है, वो भी तब जब पर्यटन का बड़ा केंद्र उत्तराखंड को माना जाता है। हाल फिलहाल में यहाँ चुनावों के बीच सीडीएस विपिन रावत की भी चर्चा की जा रही है। इसके अलावा इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठाकर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने चुनाव को अलग एंगल देने की कोशिश की है। आगामी नई बीजेपी सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डरों की एक कमेटी गठित करेगी, जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। चुनाव निष्पक्ष हो और हर आदमी अपने हक का इस्तेमाल करे, इसके लिए चुनाव आयोग भी पूरी तरह लगा है। एक एक वोट पड़ सके, ये प्रयास जारी है। 14 लोगों का वोट लेने के लिए ऐसी ही एक टीम को कोटद्वार से रामनगर, फिर यहाँ से ढिकाला के लिए रवाना किया गया, जो 200 किलोमीटर दूरी तय कर 14 लोगों के वोट लेगी। हालांकि मुद्दे किसके चलेंगे और उत्तराखंड की जनता को क्या सूट कर रहा है, ये तो कल होने वाली वोटिंग से तय हो जाएगा। कांग्रेस या बीजेपी प्रदेश के लिहाज से बेहतर कौन होगा, या फिर कोई नई सियासी संभावना बनेगी, ये ईवीएम में दर्ज हो जाएगा। इंतजार रहेगा तो बस नतीजों का। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो गोवा में भी 14 फरवरी को ही मतदान होना है, लेकिन यहाँ भी पंजाब और उत्तराखंड की तरह आप वाला फैक्टर बहुत हावी है। आम आदमी पार्टी ने यहां से अपने प्रत्याशियों को उतारा है, लेकिन यहां पर टीएमसी भी अपना विस्तार करने के बारे में सोच रही है। तो 13 सीटें ऐसी हैं जहां पर टीएमसी ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है, जिससे कोशिश ये की जाएगी कि बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ा जाए। तो गोवा का समीकरण क्या बैठ रहा है, वो दिखाते हैं आपको। ये महज इत्तेफाक ही है कि वैलेंटाइन डे, जिसमें गोवा प्रेमी युगल का फेवरेट डेस्टिनेशन हुआ करता है, वो अपने प्रदेश की मोहब्बत में वोट डालेगा।
गोवा की सभी 40 विधानसभा सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। यहाँ इस बार मुकाबला दिलचस्प है। दरअसल इस बार एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होगी, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस भी अपनी किस्मत आजमाने मैदान में उतर रही है। ऐसे में बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी की चुनौती तो है ही, साथ ही सहयोगी दलों और बागी रुख दिखा रहे सीनियर नेताओं को साधना भी एक बड़ी चुनौती है। इस बार गोवा की 40 विधानसभा सीटों के लिए कुल 301 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस ने 37 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, तो बीजेपी की ओर से 40 प्रत्याशी मैदान में हैं। आप ने भी 39 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। वहीं टीएमसी से 13 कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं। इन उम्मीदवारों में कुछ खास और बड़े चुनावी चेहरे भी हैं, जिनकी जीत और हार पर सबकी नजर होगी। इनमें गोवा के सीएम प्रमोद सावंत हैं, जो बीजेपी की ओर से संक्वेलिम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी के एंटोनियो फर्नांडिस की सेंटा क्रूज सीट पर भी सबकी नजर रहेगी। कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व सीएम दिगंबर कामत मड़गांव सीट से मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस के ही पूर्व मंत्री माइकल लोबो कालम्यूट सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार अमित पालेकर सेंटा क्रूज सीट से मैदान में हैं। गोवा के पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर की पणजी सीट पर भी सबकी नजर रहेगी, जो इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2017 में बीजेपी ने 13 सीटें जीती थीं। 2017 में गोवा में मनोहर पर्रिकर के जनता में पसंद किए जाने वाले चेहरे के बावजूद बीजेपी अपनी सरकार बरकरार रखने लायक सीट हासिल नहीं कर पाई थी। हालांकि बाद में कांग्रेस गठबंधन में फूट का फायदा उठाकर राजनीतिक जोड़ तोड़ से बीजेपी ने सरकार बना ली थी। लेकिन इस बार चुनाव में उसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ साथ ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की चुनौती का भी सामना करना पड़ रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव नतीजों की बात करें तो बीजेपी ने 13 सीटें जीती थीं और उनका वोट शेयर 32.9% रहा। कांग्रेस ने 17 सीटें जीती थीं, वोट शेयर 28.7% रहा। एमएजी 3 सीटें जीती, 11.4% वोट शेयर था। अन्य 7 सीटें 27% वोट शेयर। गोवा में बीजेपी का बड़ा चेहरा रहे मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर का बीजेपी छोड़ना भी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। पर्रिकर की परंपरागत सीट पर बीजेपी ने बाबूश मोनसेराटे को टिकट दिया है, जबकि उत्पल लड़ना चाहते थे। ऐसे में उत्पल का अलग होना क्या नई सियासी गणित बनाएगा, ये 14 फरवरी को तय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पंजाब में भी चुनाव है, लेकिन 20 तारीख को। अब पंजाब चुनावों में भी जाहिर सी बात है कि यूथ के मुद्दे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कहा जा रहा है कि इस बार यूथ बहुत ज्यादा अवेयर है। तो मेरी मुलाकात हुई उस टीम से जिन्होंने राजपथ पर 26 जनवरी को गिद्दा भंगड़ा परफॉर्म किया था। तो थोड़ा गिद्दा, थोड़ा भंगड़ा, थोड़ी चुनावी चर्चाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका वोट फॉर गुड। इतने तो बोली पाती है भी वोटा पाउन गियां नणदा ते भरजाइयां। वैसे मैं आपको इस टीम से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। ये वो टीम है जिसने पंजाब का नाम रोशन किया राजपथ पर। मैं इनके कोच साहब से सबसे पहले बात करना चाहूंगी, तो वो बहुत प्राउड मोमेंट आपके लिए रहा होगा।
कैसे टीम वहां तक पहुंची, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत टफ था? बहुत ज़्यादा, क्योंकि तकरीबन 900 आर्टिस्ट थे और 480 ग्रुप्स थे जो वहाँ पे फर्स्ट टाइम जो स्टेट लेवल पे compete कर रहे थे। जब हम जोनल लेवल पे पहुँचे तो वहाँ पे बहुत नॉर्थ जोन से जितने ग्रुप्स थे वो सभी थे। काफ़ी टफ कंपटीशन था, बहुत अच्छे अच्छे डांसर्स थे, लेकिन हमारी गिद्दा और भंगड़ा की टीम जब परफॉर्म किया तो जजेस के इतने अच्छे उनके कॉम्प्लीमेंट्स थे, तो सभी बोल रहे थे कि आप अब आगे जाओगे नेशनल में। तो जब नेशनल में गए तो नेशनल में तकरीबन 250 से ऊपर जो थी 290 ग्रुप थे वो नेशनल में जो पहुंचे थे। तो नेशनल में कंपटीशन उससे ज़्यादा हार्ड था, तो हमारी तैयारी भी फिर पूरी थी। यहाँ पे हम पूरा अपनी तैयारी के साथ गए थे। देखिए, यूथ है और यूथ के अपने मुद्दे हैं चुनावों को लेकर, वोट डालने जाएंगे, लेकिन ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार बटन दबेगा? शुरुआत करते हैं। मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। आप पंजाब की पॉलिटिक्स फॉलो कर रहे हैं? जी हाँ, पॉलिटिक्स फॉलो कर रहे हैं जी। तो एज ए यूथ आपको क्या लगता है सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? एज ए यूथ सबसे बड़ा मुद्दा तो एम्प्लॉयमेंट है। जो अनएम्प्लॉयमेंट है, हमें नौकरियों की ज़रूरत है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिख के फिर भी हमें बहुत मुश्किल होती है नौकरियां ढूंढने में। अगर हमें इजीली पंजाब में और पूरे इंडिया में जो जॉब्स अवेलेबल हो जाएंगी तो हम कनाडा और अमेरिका जैसी कंट्री में नहीं जाएंगे। यही वादे तो सारे लोग कर रहे हैं ना। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में यही होड़ मची हुई है। अच्छा, मैंने सुना आपने चन्नी साहब के लिए भी कुछ शब्द लिखे, बड़े वायरल हो रहे हैं वो शब्द पूरे पंजाब में। आप जहाँ जाएंगे लोग अपने फोन में वो लाइनें देखते हैं, और यही जनाब है जिन्होंने वो लाइनें उनके लिए लिखी हैं। जरा सुना दीजिए। हाँ जी, जब वो हमारे इंस्टीट्यूट में आए थे तो हमने कुछ लाइनें उनके लिए लिखी थी। वो ऐसी थी कि औखियां घड़ियां विचों लंघ के खुद नू साबित करना, ओ जिगरे रख पहाड़ां वर्गे खुद नू साबित करना, ओ नवीं उम्मीदां नाल हवावां बदल गईयां पंजाब दियां, कर कर दे विच होण लग पईयां गल्लां चन्नी साहब दियां। अच्छा, ये आपने उनके लिए लिखा था स्पेशली? हाँ जी, उनके लिए लिखा था, क्योंकि तब उनकी एक जो वाइब थी पंजाब के लिए, तब नए सीएम बने थे तो सबको एक चाह थी, सबको एक इच्छा थी कि उनको मिले और हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं या जो हमारे मुद्दे हैं उनके साथ डिस्कस। हो राया 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 भी भोला होया 60 साल दा अजे तक ना किसे, हो अजे तक ना किसे भी आया भी पिंड दियां तीवियां के उन्हें बड़ा सी नक, होए उन्हें बड़ा सी नक कसाया भी रब दिंदा छत पाड़ के होवे जी दे ते मन, होवे जी दे ते मन आया काटो फुल वर्गी भोग विहा के लिया, काटो फुल वर्गी भोग विहा के लिया, काटो फुल वर्गी भोग विहा के लिया, काटो फुल वर्गी। काटो वाले ही पूछ लेने। क्या आप जब वोट डालने जाएंगे सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा होगा, आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा एज एन आर्टिस्ट कि जैसे कि स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं, उनको जब वो क्या कहते हैं नेशनल या इंटरनेशनल परफॉर्म करते हैं तो उनको क्या कहते हैं, जो सरकार होती है जब वो डीएसपी भर्ती कर लेती है, मतलब कोई भी आर्मी या क्या कहते हैं कोई भी बड़ी पदवी पे उनको क्या कहते हैं पहुंच मिल जाती है। पर एज एन आर्टिस्ट जैसे हम भी अपने पंजाब को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने अभी नेशनल लेवल पर किया है, दिल्ली में हम परफॉर्म करके हैं राजपथ पे, तो हमें क्यों नहीं वैसी नौकरियां दी जाती डीएसपी पे? एक आर्टिस्ट होने के नाते यहाँ पर यूथ की ये भी डिमांड है, क्योंकि आप लोग मेरे ख्याल से मैक्सिमम टाइम अपनी इस कला को और फ्लरिश करने में लगा देते हैं। हाँ जी जी, आपको क्या लगता है सबसे बड़ा मुद्दा पंजाब का? मैम, सबसे बड़ा मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट ही है। हमने अभी देख रहे हैं कि
नौकरियां मिल नहीं रही, डिग्रीज बच्चे कर रहे हैं, हम डिग्रीज कर रहे हैं, बट उस हिसाब से हमें सैलरी नहीं मिल रही, पैकेज मिल रही है या फिर जॉब ही नहीं मिल रही है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो MBA वगैरह करके भी अभी भी फ्री बैठे हैं। बारी बरसी खटन गया सी, बारी बरसी खटन गया सी, निक्की खट के लियांदा सोना मोटा फोड़ लगी, सने चित्र मोड़ा मोटा फोड़ लगी, सबने चित्र मोड़ा मोटा फोड़ लगी, सबने चित्र मोड़ा मोटा फोड़ लगी। अच्छा, मैं एक विमेन वोटर होने के नाते आप लोगों की क्या डिमांड्स हैं सर? लड़कियों के लिए क्या कुछ सरकार करे जो भी नहीं सरकार? ओके, सो फिलहाल तो यही है कि मोस्टली जॉब्स का ही जो पंगा है वो ही चल रहा है एंड सब डिग्रीज कर रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। सबको ये चाहिए कि प्राइवेट जॉब्स भी हैं और गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं और सैलरी पैकेज अच्छा होना चाहिए। कई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ के जा रहे हैं, इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं, डॉक्टरेट भी कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी वो अप्लाई कर रहे हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली उनको नहीं मिल पा रही हैं। ठीक है। तो इसलिए हमें ये है कि जो जितना पढ़ रहा है, जिसकी क्षमता है, वो उतना उसे सैलरी पैकेज मिले या फिर अच्छी से अच्छी जॉब मिले। ठीक है। विमेन सिक्योरिटी कोई मुद्दा आपको लगता है? वुमेन सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लाइक सब उसके बारे में बात करते हैं बट उस पर ध्यान कोई नहीं देता। लाइक आजकल भी जब देखो कि किसी का रेप हो रहा है, कुछ हो रहा है, सब उसके बारे में वो उठाते जरूर है पॉइंट, बट उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। तो आई गेस एक सेफ्टी प्रॉपर होनी चाहिए कि गर्ल्स के लिए भी कोई दिक्कत ना आए कि वो जहाँ मर्जी जा सके किसी भी टाइम। ठीक है। वुमेन सिक्योरिटी को लेकर आप में से कोई कुछ? हाँ, हमें अपने स्ट्रीट्स पे CCTV फुटेजेस ये सब कुछ करना चाहिए ताकि एक्चुअली जब हम स्ट्रीट्स में जाते हैं ना, हम वहाँ पे लाइट्स होती हैं ना, कुछ लड़कियाँ अकेले जा रही होती हैं, कुछ पता नहीं लगता कि क्या है क्या नहीं। और वुमेन सेल सबसे ज़्यादा जो है वो उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। पुलिस वालों को भी थोड़ा सा वो रहना चाहिए कि टाइम पे पहुँचे। ये बड़ा अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। विमेन सिक्योरिटी भी एक इशू है। इससे पहले कि मैं इनके पास जाऊं, क्योंकि एक बड़ा क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये रहेगा कि हमने यूथ की इन्वॉल्वमेंट इस बार किसान आंदोलन में भी देखी है। क्या आप लोगों के हिसाब से वो एक मुद्दा है या नहीं, हम उस पर बात करें। लेकिन उससे पहले एक और बोली, किसाना वास्ते पा दो कोई ना, पा दो। हो आरी 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 कल जुग दा गया जमाना, होगी खेडने आरी भी जमना मरना ता हाथ दाते दे। हो जमना मरना ता हाथ दाते दे, चुक्की फिरे पटारी भी डॉक्टर कहे स्कैनिंग दस दी। हो डॉक्टर कहे स्कैनिंग दस दी है ता कर्मा मारी भी जन्म लैण तो पहला ही क्यों। हो जन्म लैण तो पहला ही क्यों मारी जाए विचारी। अज दियां कुड़ियां दी दुनिया ते सरदारी, अज दियां कुड़ियां दी दुनिया ते सरदारी, अज दियां कुड़ियां दी दुनिया ते सरदारी, अज दियां कुड़ियां दी। कितना अवेयर है यूथ ये आप समझ सकते हैं। महिलाएं अपनी सिक्योरिटी की बात करें और यहाँ पर लड़के इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि फीमेल फिटिसाइड बहुत सारे केसेस पंजाब में होते हैं। और एक वक्त ऐसा था कि बहुत सारे इलाके ऐसे होते थे, स्पेशली अगर मैं गलत नहीं हूँ, आई मीन आप करेक्ट कर सकते हैं, कुछ एक बेड्स ऐसी हुआ करती थी कि जहाँ ये कहा जाता था कि अगर बेटी आ गई है तो वो एक अपशगुन है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है कि आज की बेटी किसी से कम नहीं है। फार्मर एजुटेशन आपको लगता है कि कोई मुद्दा होगा? मैम मेरे हिसाब से जैसे कि
पंजाब के अकॉर्डिंग तो था एक मुद्दा, जैसे नहीं, वो इस बार चुनावों में कुछ असर करेगा? चुनावों में हम थोड़ा बहुत असर कर सकते हैं, जैसे कि यूथ को पता है, जैसे हमारे जब चल रहा था, हमारा संघर्ष चल रहा था, तब क्या उसके अकॉर्डिंग तो थोड़ा बहुत है, लेकिन हमें कोई गवर्नमेंट से नहीं, हमें थोड़ा सिस्टम में चेंज चाहिए। सिस्टम में बदलाव चाहिए। आपको क्या लगता है, फार्मर एजुटेशन कोई मुद्दा होगा? हाँ जी मैडम, जरूरी होना चाहिए, क्योंकि ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਠੰਡ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਸਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਯੈਸ ਨੋ, ਆਈ ਐਮ ਆਲਸੋ ਐਗਰੀ। जब हम फार्मर एजुटेशन में हमने देखा था कि लोग कहते थे कि पंजाब का यूथ तो नशे में डूबा है, लेकिन हमने उसी एजुटेशन में देखा कि किस तरीके से यूथ की इन्वॉल्वमेंट से पूरे आंदोलन को लीड किया गया। और आज की तारीख में यूथ अगर इतना अवेयर हुआ है तो उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं उसको जाता है। तो आप ये बात मानते हैं या अभी भी आपको लगता है कि नशा है एक इशू? मैम इशू तो है, लाइक लीड भी किया है बहुत ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦਿਨ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ਼ੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਵੀ ਨਾ ਚੱਕ ਸਕੇ। और सारी पार्टियां प्रॉमिस भी ये कर रही हैं, मतलब शुरू तो ये रहता है कि जेडी पार्टियां होती, अकाली हो या कांग्रेस हो, सबका हर बार के मैनिफेस्टो में पहली लाइन ये होती है कि ਅਸੀਂ नशा खत्म कर देना। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। क्या मुद्दा आपको लगता है? ਮੈਂ ਮੇਨਲੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜੌਬ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਵੀ ਨਾ ਚੱਕ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਢੋਲ ਵੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਬੋਲੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਚਲਿਏ। 1 2 बढ़ के मुटियारा आइया, बढ़ के मुटियारा आइया, आइया बडोला बढ़ के वे कन्ना दे विच पिपल पतिया, वे कन्ना दे विच पिपल पतिया, पाई चुड़ा चके जितना चकिया दा, वेख चकी जा चके जितना चकिया दा, वेख चकी ना चके जितना चकिया दा, वेख चकी ना चके जितना चकिया दा। अच्छा, अब ये कंपटीशन शुरू हो गया है बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज। हाँ जी, हो पटते आए हुए, हो पटते आए हुए, हो पटते पड़ाकू पट्टे वाले शहर, तेरी तेरी तोर में पथलिए लाल, हो मछली आए हुए, हो मेगा मछली आए हुए, हो मछली दे पत बेईमान हो गए नी, लाली गल्ला सी देख मुटियारे पटते आए हुए, हो मेगा पटते। देखिए पंजाब का असली
यहाँ से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से दिखा रही हूँ यूथ जो पहली बार वोट डालने जाएगा, क्या चाहिए, किस तरह की सरकार चाहिए, उसके लिए तो अवेयर है, लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ा मुद्दा ये कहते हैं कि देखिए आप स्पोर्ट्समैन हैं, तो स्पोर्ट्समैन को अगर नौकरी मिल सकती है तो एक आर्टिस्ट को क्यों नहीं मिल सकती। वैसे कंपटीशन भी यहाँ पर हो रहा है बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज। जे मुंडे आवे साडी तोड़ तू वेखनी, जे मुंडे आवे साडी तोड़ तू वेखनी, गड़वा ले दे चांदी दावे लकड़े मजा चढ़, अपनी दाव लकड़े मजा चढ़, चांदी दाव लकड़े मजा चढ़, चांदी दा नावाली रातनी मैं जच चिकना जागो जाग तेज तेरे चिकना जागो जाग तेज तेरे चिकना जागो जाग तेज तेरे चिकना लक्ष्मी पटोला बन के चलती मेरे देश का तिरंगा भी बड़ा सोना, मेरे देश का तिरंगा भी बड़ा सोना, मेरे देश का तिरंगा भी बड़ा सोना। आवे 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 साडे गिद्धे चो, मैं फुलादी 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 आवे साडे गिद्धे चो। बाबा रौनक लाई तेरे दिल्ली ते, बाबा रौनक लाई तेरे दिल्ली ते, बाबा रौनक लाई तेरे दिल्ली ते, बाबा रौनक लाई तेरे दिल्ली ते। बधाइयां बीबी तेनू बधाइयां जी, बधाइयां बीबी तेनू बधाइयां जी, असीं तेरे आवांगे तेरे घर आवांगे, तेरे घेरे आवांगे तेनू नाल जावांगे, 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 तेरे घेरे। तो चलिए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से आप देख रहे थे हमारी ये खास पेशकश, पंजाब का रंग, पंजाब का कल्चर, भंगड़ा गिद्दा। और सबसे बड़ी प्राउड वाली बात यह है कि ये वो टीम मेरे साथ है जिसने राजपथ पर परफॉर्म किया था और वहां पर पंजाब को, अपनी यूनिवर्सिटी को, खुद को, अपने माता पिता को प्राउड फील होने का मौका दिया था। कैमरा पर्सन अजय ठाकुर के साथ नवजोत रंधावा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। राज्य में चुनावी माहौल है तो जाहिर सी बात है कि गीतकारों की कलम से भी कुछ ऐसे ही बोल निकलेंगे। आपको याद होगा कि किसान आंदोलन के वक्त भी किस तरीके से गीतकारों ने किसान आंदोलन को लेकर बहुत सारे गीत गाए भी थे, लिखे भी गए थे। तो मेरी मुलाकात हुई कंवर गरेवाल साहब से, जिन्होंने किसान आंदोलन में एक नई अलख जगाई थी और इस बार किस तरीके से अपने गानों के जरिए वोटरों को जागरूक कर रहे हैं, देखिए। कहते हैं कि अगर आपको किसी इरा के माहौल के बारे में समझना हो, परखना हो कि वहाँ किस तरह से लोग जिया करते थे या उनकी सोच क्या थी, तो आप उस जमाने के कवियों को या तो पढ़ लीजिए या उस जमाने के गीतों को सुन लीजिए। दूर नहीं जाएंगे, पंजाब में चुनाव है और पंजाब में पिछले 2 साल के माहौल की ही बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त कंवर गरेवाल साहब मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आपका। जी, थैंक यू। मेरे ख्याल से किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हर्ष मेरे साथ मौजूद हैं और गलत भी मेरे साथ मौजूद हैं। और ये तीनों शख्सियतें वो हैं जिन्होंने पिछले 2 साल में पंजाब के यूथ के लिए आवाज उठाई, उनको अवेयर किया और उनको ये बताया कि आपके हक की लड़ाई क्या है। हमने किसान आंदोलन में देखा, आपके गीतों ने वाकई लहर पैदा की थी। एक लाइन थी
पर फसलों के फैसले किसान करूगा। जब हम ये लाइन गाया करते थे या सुना करते थे तो हम कहते थे कि ये हो सकता है क्या फसलों के फैसले। तुसी होई गाओ माड़ा जिहा। हाँ जी। होए असी हक दी लड़ाई हक नाल लड़ांगे, होए असी जितांगे ते देग तेग ओ फतेह पड़ांगे। सानू मान वरी राए इतिहास दे उत्ते, ओ सानू मान वरी राए इतिहास दे उत्ते। बाकी दुध पानी ए जंग दा मैदान करूगा, पर फसलां दे फैसले किसान करूगा। ओ पर फसलां दे फैसले किसान करूगा। गला बड़ेच हमारे साथ हैं। अच्छा, ये पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हैं, मतलब अगर आपको डिबेट भी करनी है तो आई थिंक ही इज द राइट पर्सन, राइट कवि जिसके साथ आप डिबेट कर सकते हैं। क्या किसान आंदोलन का असर होगा इस बार चुनावों में? किसान आंदोलन का असर हो ना हो, लेकिन उस आंदोलन से जो अवेयरनेस आई है उसका असर बहुत ज्यादा है। मतलब जैसे हम आर्टिस्ट लोग हैं ना सभी, है ना, कि आप सपोर्ट करो किसी को, किसी पार्टी को। आर्टिस्ट का काम है एंटरटेन के साथ अवेयरनेस, जैसे किया आंदोलन ने। हम ये तो कह सकते हैं कि अच्छे कैंडिडेट को या कैसे कैंडिडेट को आपने वोट डालना है। हमारा ये अधिकार नहीं है कि हम किसी पार्टी को बोलें कि इस पार्टी को वोट डालो या इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट डालो, उसका नाम ले। हाँ, हम उसका एक किरदार बता सकते हैं, जैसे कि जो आपके रोजगार की बात करे, जो हेल्थ की बात करे, जो आपके बच्चों को सिक्योर करे, जो सोशल सिक्योरिटी की बात करे, उसको वोट डालो। और कैंडिडेट अपने हल्के के कैंडिडेट को देखो कि वो उनमें से सबसे अच्छा कौन है। पार्टी मत देखो, कोई ये ना देखो कि वो पैसे वाला है या गरीब है। आपके बच्चों के लिए, आपके बुजुर्गों के लिए, आपके फ्यूचर के लिए विधानसभा में, पार्लियामेंट में आपकी आवाज अच्छे से कौन उठा सकता है। आपका तो एक गीत भी आया है वोटां ते। हाँ जी, दो लाइनां पहला ओदियां सुना दी। हाँ जी बिल्कुल जी। ना रिश्ते दी ना बिन सोचे, ना बोतल दी ना नोटां दी, सौदेबाजी होण नहीं देनी, कदर करांगे वोटां दी। ना जातां नू ना पातां नू, ना जातां नू ना पातां नू, ना हिंदुआं ना सरदारां नू। इस वार दी वोट पऊगी वेख लियो किरदारां नू, इस वार दी वोट पऊगी वेख लियो किरदारां नू। बहुत खूब। एक आपका भी गीत आया है जिसमें आप लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके से हमें वोट डालनी है। बिल्कुल हम सुनना चाहेंगे। दीपक ढिल्लों ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੀਤ ਆਇਆ, ਸਪੀਚ ਕੱਢੀ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ। ਸੋ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਗੀਤ ਜੀ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬੋਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬੋਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ नहीं आउंदे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन अजय ठाकुर के साथ नवजोत रंधावा, विलेज चप्पड़चिड़ी या कहिए पिंड चप्पड़चिड़ी। तो वोट फॉर गुड में अभी के लिए बस इतना ही। बठिंडा में अब मौजूद है, कल भी बठिंडा से आपको दिखाएंगे वोट फॉर गुड।